नॉर्मल CSS फाइल बना के तो कंपोनेंट स्टाइल करना बहुत ही आसान है एंड ये आप सबको आता भी है, लेकिन रिएक्ट में वो सही अप्रोच नहीं है। यूज़ करते हैं लेकिन प्रॉपर अप्रोच नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम लोग कुछ और तरीके मेथड्स यूज़ करते हैं स्टाइल करने के लिए। वो सारी के सारे मैं आपको आज इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, सब कुछ। अब ये जो है एक सिंगल लेक्चर, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिंगल लेक्चर से आप पूरा का पूरा स्टाइल सीख लोगे। बहुत सारी चीज़ें होती है। ये वाला लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा टेलविंड CSS पे, ये दोनों अगर आप कंबाइन देख लेते हो एक साथ, तो बहुत अच्छे से आपको स्टाइलिंग आ जाएगी, कहीं कोई डाउट आपको नहीं आएगा। बट उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें होती है जो कि मैं आगे आपको फेज 2 में, रोड मैप देख रखा है ना आपने, रोड मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये हमारा कोर पार्ट है आज वाला वीडियो, जिसमें कि हम लोग नॉर्मल CSS पे ही बात करेंगे, लेकिन सही तरीका क्या है वो, ठीक है। काफ़ी सारे डिमेरिट्स भी है रेगुलर तरीके में, तो सही तरीका क्या है वो देखेंगे। फिर लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करके कैसे काम करते हैं, और उसमें भी एक लाइब्रेरी सबसे इंपॉर्टेंट टेलविंड CSS, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पूरा का पूरा टेलविंड CSS ही करेंगे। और उसके बाद फिर जब हमारा ओवरऑल हो जाएगा, फिर फेज 3 या सेकेंड में हम लोग देखेंगे और क्या क्या लाइब्रेरीज हैं, हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? रोड मैप देख लेना जाके। अभी हम लोग नॉर्मल CSS पे बात कर रहे हैं, जिसमें 3 तरीके हैं आपके पास। रेगुलर वाला CSS जो कि आप फाइल बनाते हो app.css, कोई भी CSS फाइल बना रहे हो एंड आप यूज़ कर रहे हो, वो तरीका उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। क्या डिमेरिट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर CSS मॉड्यूल वाला तरीका बहुत ही बढ़िया है, ये आप यूज़ कर सकते हो एंड यूज़ करते भी है, प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। फिर इनलाइन CSS भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। HTML में हम इनलाइन CSS कम यूज़ करते थे, ये CSS फाइल ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे ये वाला मेथड एंड ये वाला मेथड आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। लेकिन सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं और डिमेरिट क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो VS कोड में आऊँगा और यहाँ पे ये हमारा एक ऐप बन रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे VTap एक बनाता हूँ और फिर फोल्डर वाइज कैटेगराइज करता जाता हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा होता हूँ, और कोड वगैरह मैं दे दूंगा। बहुत ज़्यादा कोड अभी हो नहीं रहा है तो करोगे भी क्या, बट अगेन मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, ठीक है। तो ये app.jsx हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऐसा आपको अभी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे app.jsx ये है हमारा। app.css क्लोज करते हैं, index.css क्लोज करते हैं, अभी नीड नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ क्या दिख रहा है। ये आउटपुट हमें अभी दिख रहा है, कोई स्टाइल नहीं है यहाँ पे, सब स्टाइल मैंने हटा दिया। index.css में जो स्टाइल था यहाँ पे आ जाओ, index.css, इससे भी मैंने सारी स्टाइलिंग हटा दी है। app.css में जो था इससे भी मैंने सारी स्टाइलिंग हटा दी है। आप भी नीट एंड क्लीन कर लेना, वो सब आपको आ रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा कोड हमारा लिख रखा है जिससे कि अभी ये आउटपुट आ रहा है। अब चलो देखते हैं कि स्टाइलिंग हम लोग करेंगे कैसे। तो सबसे पहला वाला जो तरीका है यही app.css आप बना लो। अभी फिलहाल के लिए चलो मैं ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, app.css। और ये index.css तो आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, index.css, तो इसे मैं हटाऊंगा तो एरर देगा, तो इसे रहने देते हैं। ये ग्लोबल तरीके से यहाँ पे जो भी हमें CSS वगैरह लिखना होता है, टेलविंड वगैरह, वो हम यहाँ पे करते हैं, इस पर भी ध्यान मत दो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, या चलो इसको भी आप हटाना चाहो तो मैं यहाँ पर से इसको भी हटा देता हूँ। कोई भी स्टाइलिंग नहीं है अभी, कुछ भी नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, main.jsx सबसे मेन वाला, उसके बाद app.jsx। यहाँ पे जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब स्टाइल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा जैसे नॉर्मल HTML CSS में करते थे, बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा, ऐप कैपिटल ही लिखते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए app.css। और यहाँ पे मैं app.css में कुछ क्लासेस बनाता हूँ। क्या क्लास बना दूँ मैं बनाता हूँ एक .red और इसका BG कलर में दे देता हूँ रेड। नॉर्मल CSS तो आपको आ ही रहा है, ठीक है। तो ये एक क्लास बनाया मैंने रेड और इसका बैकग्राउंड कलर है रेड। तो ये क्लास मैं जहाँ अप्लाई करूँगा उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ क्लास नेम, और यहाँ पे मैंने लिखा रेड, तो क्या ये रेड हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे इंपोर्ट भी तो करोगे, तो इंपोर्ट कहाँ से, यहाँ बस पाथ दे दो, ठीक है। तो इसी सेम फाइल में app.css, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा ./app.css। ये पाथ वगैरह आ रही है ना आपको, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। तो app.css यहाँ CSS हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और अब ये हमारा काम कर रहा होगा। ये देखो बैकग्राउंड कलर हो चुका है रेड। बहुत बढ़िया। स्टाइलिंग तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही करेंगे हम लोग आगे भी, बट ये तरीका उतना सही नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। स्टाइलिंग वगैरह आपको आ रही है, ऐसा नहीं कि मैं एक स्टाइल करके आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे फ्लैक्स बॉक्स वो सब आप देख लेना, CSS वाला पार्ट है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सही तरीका क्या है। तो ये तो एक तरीका था आपका कि यहाँ पे आपने app.css बनाया, यहाँ पे आपने इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे जो भी आप स्टाइल वगैरह लिखोगे यहाँ पे आप क्लास दोगे एंड वो आपका अप्लाई हो जाएगा। एक और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बटन बनाते हैं छोटा सा, बटन में मैं लिख देता हूँ क्लिक मी,
एंड ये एक फ्रेगमेंट में रैप करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे बटन आ गया हमारा, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ बटन BTN, ठीक है। और इसी BTN को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा .btn क्योंकि क्लास है। ऑलराइट, मैं इसका BG कलर दे देता हूँ लाइट सी ग्रीन, ओके। और मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कुछ दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 20 नहीं 10 पिक्सल काफ़ी रहेगा। अभी यहाँ पे आके देखते हैं, एक छोटा सा बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली मैंने जूम कर रखा है, तो चलो जूम ही रहने देते हैं, कम से कम क्लियर दिखेगा तो आपको। तो यहाँ पे क्लिक मी एक बटन आ चुका है, ये स्टाइल वगैरह हमने अप्लाई कर दिया। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ इस अप्रोच में मिस्टेक्स क्या हो सकती है आपसे, वो ध्यान से सुनना। एक कंपोनेंट तो बनाओगे नहीं आप लोग, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। एक कंपोनेंट तो बनाओगे नहीं आप लोग, 2-3 कंपोनेंट भी नहीं बनाओगे। जब आप एप्लीकेशन बना रहे होगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स बनेंगे, 150, 200, हज़ार कंपोनेंट बनेंगे, तो बहुत सारे कंपोनेंट बनाओगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए बहुत सारा CSS भी लिखोगे ऑब्वियसली। अभी मैंने सिर्फ छोटा सा एक कंपोनेंट बनाया और उसमें मैंने ये CSS लिखा है रेड और ये BTN। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, CSS फाइल नहीं, कंपोनेंट बना रहा हूँ। कौन सा कंपोनेंट, चलो मैं यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ, card.jsx। ऑलराइट, RAFC। अब ये कार्ड कंपोनेंट को हम अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो कार्ड कंपोनेंट हमें दिखेगा। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको एकदम रट गई होंगी अभी तक तो ये कार्ड कंपोनेंट हमें यहाँ पे दिखेगा नीचे। बहुत बढ़िया। अभी क्या कार्ड कंपोनेंट में हमने कोई CSS इंपोर्ट किया है? ध्यान से मेरी बात सुनते जाना बस। क्या कार्ड कंपोनेंट में मैंने कोई CSS इंपोर्ट किया है? कार्ड कंपोनेंट में मैंने कोई CSS इंपोर्ट किया है? नहीं किया है। तो अगर मैंने कार्ड कंपोनेंट में कोई CSS इंपोर्ट नहीं किया है तो यहाँ पे कोई क्लास काम भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पे क्लास नेम दूँ, एक मिनट रुक जाओ, क्लास नेम दे दूँ BTN, तो ये BTN काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई CSS इंपोर्ट किया ही नहीं है, तो CSS आएगा कहाँ से? ये क्लास नेम तो मैंने बटन दे दिया बट उसको मैंने स्टाइल किया ही नहीं है, यहाँ पे इंपोर्ट किया ही नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे आके देखो, ये भी स्टाइल हो चुका है। अब दोनों में स्टाइल में अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको BTN बटन वाले टैग से यहाँ पे बनाया था, ये देखो, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल डिव से बनाया। अगर इसको भी मैं बटन कर दूँ तो सेम स्टाइल आपको दिखेगा, ठीक है। कुछ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल बटन की होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट यहाँ पे तो हमने इंपोर्ट किया ही नहीं था, यहाँ पे भी ये CSS अप्लाई हो गया। तो यही एक डिमेरिट है जो कि आगे आपको समझ में आएगा। थोड़े बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आप इस पे बना के देखना, इस वाले अप्रोच से, सिर्फ इस वाले अप्रोच से एक बार आप एटलीस्ट बना के देखना, आपको पता चलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप एक फाइल में यहाँ पे CSS वगैरह लिखे जा रहे हो, मल्टीपल फाइल्स सब जगह काम कर रहा है, ग्लोबली काम करता है। ये एक जगह आपने बना दिया, हर जगह काम करेगा। अब आप याद रखो कि आपने कौन सा क्लास बनाया है, नहीं बनाया है, ठीक है, उस हिसाब से करो। तरीका है इसको भी करने का, यहाँ पे आप नेस्टेड तरीके से कर सकते हो। लाइक अगर ये कार्ड है तो कार्ड का कुछ यहाँ पे क्लास दे दो, card1, एंड card1 के बाद कुछ इस तरीके से, ये ID दे दो, ID के बाद नेस्टेड करके जैसे नॉर्मल CSS में करते तो वैसे भी कर सकते हो, बट तरीका सही नहीं है ना। ग्लोबली काम कर रहा है ये, कहीं भी बना दो। मान लो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, कुछ इसका नाम दे देते card.css, चलो card.css, ठीक है। अब card.css को मैं card.jsx में इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट / सेम ही फाइल में है तो यहाँ पे /card.css। ऑलराइट, अब मैंने card.css को इंपोर्ट किया है तो मैं यहाँ पे card.css में जो CSS लिखूंगा वो कार्ड में अवेलेबल होगा डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे चलो लिखता हूँ एक क्लास बनाते हैं। क्या क्लास बना दे? क्लास बना देते हैं कोई फालतू सा, ठीक है, इसको कुछ भी कर देते हैं यहाँ पे, लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे कर देते हैं लाइन थ्रू, ठीक है, लाइन थ्रू। फालतू में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड में आके यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं लोरेम 23 का, और यहाँ पे आके क्लास नेम दे देते हैं फालतू, ठीक है। तो फालतू क्लास नेम हमने दिया है और card.css को इंपोर्ट कर रखा है, तो डेफिनेटली card.css में ये फालतू हमने यहाँ पे कुछ स्टाइल दे रखा है तो वो अप्लाई होगा कार्ड में, क्योंकि हमने इंपोर्ट कर रखा है। ऑल राइट, और यहाँ पे फ्रैगमेंट देना हम भूल गए तो फ्रैगमेंट भी दे देते हैं। आ जाओ, ये लो हो गया, ठीक है। मेरी मूछें ठीक आ रही है ना, बहुत बढ़िया।
तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा स्टाइल वगैरह यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। बट मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने card.css बनाया, card.jsx में इंपोर्ट किया, तो card.jsx में चलना चाहिए था और जो कि चल भी रहा है, लेकिन ये बाकी जगह भी काम करेगा। कहाँ पे? app.jsx में भी काम करेगा, जबकि app.jsx में कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, app.jsx में भी लेकिन ये काम करेगा। लाइक मैं यहाँ पे अगर पैराग्राफ बनाऊँ, लोरम कुछ 20 दे देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अगेन क्लास नेम लिखूँ फालतू, अरे यार फालतू, ठीक है। और मान लो क्या यहाँ पे से कार्ड तो अभी मैं नहीं हटाऊंगा, चलो ठीक है अभी रहने देते हैं। या कार्ड हटा भी दे तो भी यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया क्या? card.css में फालतू ये था ना, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, स्पेलिंग मेरी उतनी ज़्यादा ठीक है नहीं, तो यहाँ पे फालतू। अभी देखो अब ये इस पर भी अप्लाई हो गया, जबकि हम कार्ड यहाँ पे यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान से देखो। और गेट लगने वाला है, लाइट जाएगी अभी, अरे यार रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, तो मैं बता ये रहा था कि यहाँ पे कार्ड को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट, ये कार्ड हटा दो यहाँ पर से, ये लो मैंने हटा दिया, ये भी चलो हटा ही देते हैं, इसका भी यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ app.css हमने इंपोर्ट कर रखा है, तो app.css वाली सारी CSS काम करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्ड वाला CSS भी अप्लाई हो रहा है। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे कार्ड यहाँ हमने बना रखा है, कार्ड में हमने ये इंपोर्ट कर रखा है कार्ड वाली CSS, तो कार्ड वाली CSS सिर्फ यहाँ अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन वो app.jsx में ही हो रही है। यही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो रेगुलर CSS हो जो आप लिखते हो, इफ़ यू इंपोर्ट ए CSS फाइल इन React, दो स्टाइल्स आर ग्लोबल बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्लोबली काम करता है, किसी भी कोने में आप बना दो, हर फाइल में आपका काम कर रहा होगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट आएंगे, आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे मैंने बटन बना दिया है, अब अगर मैं यहाँ पे अलग कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, वो वाला बटन अप्लाई होगा, ये वाला बटन अप्लाई होगा, बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाई है तो आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन अगर आपने HTML CSS में भी प्रोजेक्ट बना रखा है थोड़ा बहुत भी, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इसमें परेशानी है, कहीं भी आप बना रहे हो हर जगह काम कर रहा है, सारे फाइल में। तो सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग CSS मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आओ देखते हैं। एग्जैक्ट सेम है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखोगे तो बोलोगे अलग तो कुछ है नहीं, वही सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है करने का। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। सबको क्लोज कर दिया। कोड कहाँ लिखेंगे? तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे, तो कार्ड से ही समझते हैं। ठीक है, card.jsx, card.css। अभी हमने देखा कि card.css हर जगह काम कर रहा था। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, card.css का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, card.module, स्पेलिंग ध्यान से देखना, card.module.css। क्या लिखा मैंने? card.module.css। पहले क्या था? पहले था card.css। अभी मैंने क्या लिखा? card.module.css। ठीक है, card.module.css। अब ये मॉड्यूल CSS बन गया है। अब ये मॉड्यूल CSS बन गया तो अलग क्या है? इसी तरीके से लिखेंगे क्या? हाँ, एग्जैक्ट CSS, जैसे नॉर्मल CSS लिखते हो। अरे यार फिर ये गेट बंद हो रहा है। ठीक है, छोड़ो। तो जैसे नॉर्मल CSS आप लिखते हो ना, वैसे ही नॉर्मल CSS आपको यहाँ पे लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको यूज़ अलग तरीके से करना है। कैसे? तो यहाँ पे जो card.css इस तरीके से यूज़ कर रहे थे, ऐसे नहीं करना है। नो कंपोनेंट जैसे यूज़ करते थे वैसे करना है। इंपोर्ट, यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल दे दो, वेरिएबल कुछ भी एक नाम ले लो। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टाइल, और फ्रॉम कहाँ से? तो वही सेम ये वाला card.card, स्पेलिंग सेम लिखना, card. सजेशन नहीं, इसके नहीं मिलते हैं तो आपको पाथ वगैरह थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से फाइल में कहाँ बना रखा है। मेरे सेम फाइल में है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ./card.module.css। ऑल राइट, अगर किसी फोल्डर के अंदर होता तो ./ उस फोल्डर का नाम /समथिंग, बाहर होता तो ./, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये स्टाइल वाले वेरिएबल में अब ये सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यूज़ कैसे करना है? जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो ना, वैसे यूज़ करना है। दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अभी ये फालतू काम नहीं करेगा। फालतू क्लास हमने बनाया है, फालतू यहाँ पे लिख रखा है, बट ये काम नहीं करेगा। आ जाओ देख लेते हैं। ये देखो नहीं कर रहा है ना काम। फालतू में हमने क्या किया था? लाइन थ्रू किया था। क्या लाइन थ्रू हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बीजी कलर दे दूँ, कुछ बीजी कलर ब्लू, देख लो नहीं काम कर रहा है।
अच्छा, तो क्या अब ये काम ही नहीं करेगा? नहीं, काम करेगा, बट अब हम जहां काम करवाना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ ये वहीं पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सब जगह काम करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझो कैसे। ये देखो, मैं इसे हटाऊंगा, अब मुझे जावास्क्रिप्ट की तरह लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। मुझे जावास्क्रिप्ट की तरह, ये वेरिएबल है ना एक, तो उस तरीके से यूज करना है, एक ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल डॉट, डॉट लगा लगा के आप जो भी यहाँ पे क्लासेस बनाओगे आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने फालतू बनाया है तो स्टाइल डॉट फालतू। ओके, अब ये काम करेगा क्या? आ जाओ। अभी भी काम नहीं कर रहा है, ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं परेशान हो गया अभी ये ढूंढते ढूंढते कि ये काम कर क्यों नहीं रहा है। पता है क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि ये app.jsx वाला पैराग्राफ रेंडर हो रहा है। अभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो app.jsx से तो हमने कार्ड हटा दिया था, यहाँ पे नॉर्मल पैराग्राफ ये वाला रेंडर हो रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि ये कार्ड वाला रेंडर हो रहा है। ये कार्ड वाला पैराग्राफ है ही नहीं, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये वाला पैराग्राफ हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे रेंडर हो रहा था, कार्ड वाला तो रेंडर हो ही नहीं रहा है। तो कार्ड को हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा पहले, CARD कार्ड, एंड ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कार्ड वाले कंपोनेंट में। ये card.jsx था, ये card.module.css। तो हमने क्या किया? सिर्फ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, card.module.css कर दिया। CSS एज इट इज सेम है, ठीक है, जैसे नॉर्मल CSS में लिखते थे वैसे यहाँ पे लिखा है हमने। बस यहाँ पे यूज़ करने का तरीका अलग है। मॉड्यूल की तरह हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक स्टाइल वाले नॉर्मल वेरिएबल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो इसे, एक वेरिएबल में सेव कर ले रहे हैं। और जैसे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे स्टाइल डॉट फाल, तो स्टाइल डॉट ये, स्टाइल डॉट वो, स्टाइल डॉट, इस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो जहाँ पे यूज़ करेंगे ना सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ये अप्लाई हो रहा होगा, बाकी जगह नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाऊँ, अगेन ये देखो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया और इसको मैंने क्लास नेम फालतू दिया है, तो अप्लाई यहाँ पे भी होना चाहिए था। बट अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से तो इस पे ये अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ स्टाइल डॉट, अरे यार स्टाइल डॉट, मार खा जाओगे भाई, स्टाइल डॉट फालतू, तो ये काम करेगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एरर, ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। तो ये मॉड्यूल वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे जहाँ पे आप यूज़ करोगे वहाँ पे आपको इसे इंपोर्ट करना है, यूज़ करना है, जहाँ पे यूज़ करोगे वहीं पे काम करेगा, बाकी जगह काम नहीं करेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं। card.module नॉर्मल CSS की तरह ही लिखना है, नाम चेंज कर दो card.module.css। यूज़ करने का तरीका अलग हो गया, यहाँ पे एक वेरिएबल में आपको ले लेना है और डॉट 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 करके यहाँ पे जहाँ पे भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जैसे लिखते हो ना वैसे ही लिख के यूज़ करते जाना है, ठीक है। ये तरीका बेटर है। फिर उसके बाद एक तरीका आता है इनलाइन स्टाइल का, जो कि नॉर्मल HTML में आप करते थे। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कुछ लेक्चर्स पहले, इनलाइन स्टाइल के तरीके वाले तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो और हम करते भी हैं यहाँ पे हम करते भी हैं। CSS कॉन्फ्लिक्ट से बेटर है कि आप इनलाइन स्टाइल या मॉड्यूल वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, वो यूज़ करो। अदरवाइज तो आगे जब आप टेलविंड CSS सीखोगे ना, ये सब तो आप छोड़ दोगे, ये सब तो आप यूज़ ही नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इनलाइन स्टाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं रहने देता हूँ और कार्ड में ही एक यहाँ पे H1 बनाता हूँ, हेलो हाउ आर यू। एंड यहाँ पे अभी आप देखो तो यहाँ पे हेलो आर यू आ रहा है। अब मुझे इसे इनलाइन स्टाइल वाले तरीके से स्टाइल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है। HTML CSS में HTML में जो इनलाइन स्टाइल आप लिखते थे उसमें नॉर्मल स्ट्रिंग होता था, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, बस ये ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? HTML में आपका नॉर्मल स्ट्रिंग होता था, HTML में आप कुछ इस तरीके से लिखते थे, इस तरीके से ऐसे स्ट्रिंग होता था, बैकग्राउंड कलर रेड, इस तरीके से लिखते थे। एंड यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आप लिखते जाते थे, इस तरीके से यहाँ पे लिखते थे। बट यहाँ पे इस तरीके से आपको नहीं लिखना होता है, यहाँ पे स्टाइल एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस तो आपका जावास्क्रिप्ट के लिए हो गया, एंड दूसरा कर्ली ब्रेसेस जो होगा वो आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाओगे। ऑब्जेक्ट जान रहे हो ना? देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक कॉन्स्ट स्टाइल इज इक्वल टू BG कलर। यहाँ पे कैमल केस में लिख रहे होते हैं हम लोग, कैमल केस मतलब इस तरीके से बैकग्राउंड, और यहाँ पे ये C कैपिटल और LOR। अब ये सब नहीं जान रहे हो तो फिर फालतू प्रोग्रामिंग कर रहे हो भाई।
ठीक है, बैकग्राउंड कलर काफ़ी बारी मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ पे बी स्मॉल में, एंड फिर ये एक वर्ड आपका ख़त्म हुआ, फिर यहाँ पे जैसे ये लिखते थे ना बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे ये डैश हटाओ, ये वाला जो डैश आपको दिख रहा है, अरे माउस क्यों काम नहीं कर रहा है, ये वाला डैश हटाओ और यहाँ पे सी कैपिटल कर दो बस, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये वाला जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको पास करना होता है, तो मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, अब ये स्टाइल हो चुका होगा, ये देखो स्टाइल हो चुका है, ठीक है। तो पहला करली ब्रेसेस तो वो जो जावास्क्रिप्ट वाला सिंटैक्स, हम लोग करली ब्रेसेस ओपन करके जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, एंड दूसरा यहाँ पे आपको अगर इस तरीके से दिख जाए कुछ इस तरीके से, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दो करली ब्रेसेस हैं, यहाँ पे एक करली ब्रेसेस तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, एंड दूसरा ऊपर वाला करली ब्रेसेस आपका जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है। ध्यान में रहेगी इतनी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही था आपका इनलाइन स्टाइल। इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। अब इनलाइन स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं भी कर सकते हो, मीडिया क्वेरी वगैरह लिखना है वो सब तो आप यहाँ पे नहीं ही लिख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तो मीडिया क्वेरी वगैरह वो सारी की सारी चीज़ों के लिए आप नॉर्मल CSS यूज़ कर सकते हो, एंड बाकी जो सारी चीज़ें हैं आप वहाँ पे इनलाइन स्टाइल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी काफ़ी बढ़िया है, जिनको नॉर्मल CSS लिखना होता है वो इस तरीके से, सबसे ज़्यादा बेटर मॉड्यूल वाला है, मॉड्यूल वाले तरीके से लिख रहे होते हैं, अदरवाइज तो हम लोग टेलविंड CSS ही कर रहे होते हैं, जो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो तरीका आपको तीनों समझ में आ गया। एक बार मैं यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं CSS में नहीं जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में उस पर मैं जा रहा हूँ, मैं CSS नहीं बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड, वो सब आप CSS में पढ़ लेना, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका हो गया आपका नॉर्मल CSS वाला, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो वैसे ही करना है यहाँ पे, लेकिन डिमेरिट ये है कि ये ग्लोबली काम करता है, कहीं भी बनाओगे हर जगह काम करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका। फिर CSS मॉड्यूल वाला तरीका क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख रहे हो कार्ड डॉट CSS, तो यहाँ पे आपको बीच में डॉट मॉड्यूल लगा देना है, डॉट मॉड्यूल, ठीक है, मतलब कि कार्ड डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। एंड यूज़ करने का तरीका जैसे नॉर्मल कंपोनेंट यूज़ करते हो, इंपोर्ट, यहाँ पे नाम दे दो कुछ भी वेरिएबल का, लाइक मैं स्टाइल दे देता हूँ, फ्रॉम, अब यहाँ पे अपना पाथ दे दोगे, ठीक है। और फिर ये जो स्टाइल मिला आपको, स्टाइल डॉट समथिंग, इस तरीके से आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। क्लास नेम इज इक्वल टू करली ब्रेसेस लगाओगे, स्टाइल डॉट जो भी आपका है वो, ठीक है। फिर तीसरा तरीका मैंने आपको बताया इनलाइन CSS वाला, यहाँ पे आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है, पहला करली ब्रेसेस आपका हो जाएगा जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, एंड फिर एक और करली ब्रेसेस आप यहाँ पे लगाओगे जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट लिख रहे होगे। एंड कैमल केस में जैसे बी स्मॉल में बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे आपका C कैपिटल हो जाएगा, कलर, और यहाँ पे आपका इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा, जैसे ऑब्जेक्ट लिखते हो वैसे लिखना है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको CSS समझ में आ गया होगा, इतनी ही चीज़ें होती है, बाकी तो नोट्स आपके पास यहाँ पे है ही, किधर गया नोट्स, ये रहा नोट्स, यहाँ पे कोड वगैरह मैंने दे रखा है कि रेगुलर CSS में इस तरीके से आप करते हो, फिर CSS मॉड्यूल में आप इस तरीके से करते हो, एंड फिर उसके बाद इनलाइन CSS में आप इस तरीके से करते हो। आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल था, सिंपल इसलिए रखा मैंने, टेलविंड CSS इसमें मिक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि टेलविंड CSS में आपको सेपरेटली डेप्थ में बताना चाहता हूँ, अच्छे से प्रोजेक्ट बनवाना चाहता हूँ उस पर, तो टेलविंड CSS अलग से रखेंगे। बाकी स्टाइलिंग इतने में ख़त्म नहीं होता है कि हमने ये कोर कॉन्सेप्ट समझ लिए, टेलविंड CSS समझ लिया, उतना नहीं है, आगे मल्टीपल लाइब्रेरीज वगैरह हैं जहाँ पे आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिलते हैं, SATCN हो गए, डेजी UI हो गए, चक्री, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे आगे। एंड वीडियोज़ आने में लेट हो रही है तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता, टाइम का इशू हो रहा है थोड़ा। अब अगर आप बोलोगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले वीडियो बना दो तो हो नहीं पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट अब देखो, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन तो ऐसा है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बाकी जगह से पढ़ो, यहाँ अगर आपको अच्छा लगता है आप आगे रिवाइज़ कर लो। मैं जानता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, इसलिए आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो कि यहीं से पढ़ेंगे, समझ नहीं आ रहा है, बट आप बाकी जगह से भी पढ़ो, बाद में आके यहाँ रिवाइज़ कर लो और बेटर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं हो जाना है। अभी मेरा पूरा फोकस भी नहीं है कि पूरा यूट्यूब से ही सब कुछ हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा आप भी देखो, बाकी जगह से भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे आके आप इजीली रिवाइज़ कर लो, या फिर अगर यहीं से करना है तो थोड़ा डिले हो रहा है, मैं मान रहा हूँ 3 दिन के गैप में ये वाला जो वीडियो आ रहा है, आई बिलीव 3 दिन के गैप में आ रहा है, तो डिले तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 3 दिन का गैप बहुत ज़्यादा, और छोटा सा लेक्चर है,
बट आज ही मैं एक और लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लूँगा टेलविंड CSS का, तो दोनों लेक्चर आपको मिल जाएंगे। एंड फिर उसके बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखता हूँ, फिर जब टाइम मिलेगा फिर अगेन बनाऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।